स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी के लिए जो वीडियो सीरीज हमने चलाई है उसका नेक्स्ट वीडियो बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग लेकर हम आए हैं। इससे पहले हमने अकाउंटिंग का मीनिंग जाना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि भैया अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसके बाद अब हम आ चुके हैं इसकी टर्म पे। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ें तो उसकी वोकैब्स, उसके शब्द जानना बहुत जरूरी है कि भैया इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं। उन वर्ड्स को जाने बिना उस सब्जेक्ट को समझना मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कैपिटल है। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है? वैसे तो कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है या कैपिटल का मतलब बड़ा अक्षर भी होता है, पर नहीं, यहां कैपिटल का मीनिंग अलग है ना। तो इस वोकैब्स को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए वैसे तो अकाउंटिंग में बहुत सारी वोकैब है, पर इंपॉर्टेंट जिनके बिना अकाउंटिंग को समझना बहुत मुश्किल है उन पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम एंटिटी पे कि अकाउंटिंग एंटिटी या एंटिटी क्या होता है। एंटिटी मीन्स अ थिंग दैट हैज अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। एंटिटी मतलब एक ऐसी चीज होती है, एक इमेज होती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है ना। जैसे बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस की अपनी एक इमेज होती है मार्केट में, मतलब उसकी रिपुटेशन होती है, बिजनेस को पहचाना जाता है उसके नाम से। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, टाटा कंपनी आपको दिखाई दे रही है। अब टाटा को उसके नाम से जाना जाता है। कोई बंदा डील करेगा ना, कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो टाटा कंपनी से करेगा, ना कि इसके ऑनर या इसके मैनेजर के घर पे जाएगा। टाटा कंपनी का खुद का अपना एक ऑफिस होगा, है ना। मतलब बिजनेस की मार्केट में अपनी एक जो रेपुटेशन, अपना एक जो इमेज होता है, मतलब अपना एक जो एग्जिस्टेंस होता है, उसको एंटिटी कहा जाता है। और जरूरी नहीं है कि बिजनेस उसके नाम से ही जाना जाए, उसके ऑनर के नाम से भी जाना जा सकता है ना। तो एंटिटी मतलब जो आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। जब दो एंटिटी आपस में एक कोई लेन देन करती है ना, जिसको कि रुपी वैल्यू में या करेंसी में मेजर किया जा सकता है, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। इट कैन बी अ परचेज ऑफ गुड्स, रिसीप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू अ क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। जैसे दोस्तों ये दो पार्टीज हैं, अब दो पार्टीज आपस में लेन देन करेंगे। क्या करेंगे? या तो गुड्स परचेज करेगा, ये भाई साहब परचेज कर रहे हैं तो ये सेल करेंगे। भाई एक के लिए परचेज है तो एक के लिए सेल है, और ये परचेज करेंगे तो ये सेल करेंगे। अगर ये रिसीव्ड कर रहे हैं तो ये पेमेंट कर रहे हैं, और ये रिसीव्ड कर रहे हैं तो ये पेमेंट करेंगे। मतलब दो लोगों के बीच में या दो एंटिटीज के बीच में रुपी वैल्यू से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो माल खरीदना, बेचना, एक्सपेंस करना, इनकम होना, ये सब क्या होता है? ट्रांजैक्शन। इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दोस्तों माल उधार भी खरीदा जा सकता है, नगद भी बेचा भी जा सकता है, उधार में नगद भी। तो आपस में जो लेन देन होते हैं उनको ट्रांजैक्शन कहते हैं। वाउचर, अगली बात करते हैं दोस्तों वाउचर की। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच एविडेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक ऐसी पर्ची, एक ऐसा कागज जो कि एविडेंस होता है किस चीज का, कि ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब ट्रांजैक्शन को दिखाने वाला कागज, डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? वाउचर। जैसे इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। देखो दोस्तों, अगर ये कोई दुकान है, यहां से एक कस्टमर है, इसने गुड्स खरीदा है, तो दुकानदार इसको क्या देगा? अगर इसने नगद खरीदा मतलब कैश दिया है तो इसको जो पर्ची दी जाएगी उसको कहा जाएगा कैश मेमो। और अगर इफ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट इनवॉइस। अगर इस कस्टमर ने जो गुड्स परचेज किया उसके बदले में पैसा नहीं दिया तो इसको जो बिल दिया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? इनवॉइस। अगर हम कोई पैसा पेमेंट करते हैं, है ना, व्हेन वी मेक पेमेंट वी गेट रिसीप्ट एंड सो ऑन। जैसे कि हम स्कूल में फीस जमा करते हैं तो बदले में हमको रसीद मिलती है, बिजली का बिल जमा करते हैं तो बदले में एक कागज दिया जाता है, डॉक्यूमेंट, जिसको कि रसीद कहते हैं। तो पैसा पेमेंट करने के बदले में जो डॉक्यूमेंट दिया जाए या माल खरीदने के बदले में जो डॉक्यूमेंट मिलता है
है ना, माल बेचने के बदले में जो आप दे रहे हो, मतलब ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शन को और एविडेंस होता है उसका, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो वाउचर होता है। आगे बढ़ते हैं। असेट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुल टू अर्न प्रॉफिट। असेट एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब ऐसा साधन जो पैसे से रिलेटेड हो, जिसका रुपी वैल्यू में मेजरमेंट किया जा सकता है, ऐसा साधन होता है और बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। असेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन, मतलब ऐसा साधन होता है जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। और प्रॉफिट अर्न कब करेगा बिजनेस, जब उसका ऑपरेशन मींस बिजनेस को चलाया जाएगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए जिन साधन की जरूरत होती है वो असेट होते हैं। टाइप पे बात करते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ असेट। असेट्स के कितने टाइप होते हैं, मेजरली दो टाइप के, फिक्स्ड असेट और करंट असेट। देखो दोस्तों, फिक्स्ड असेट वो असेट होते हैं जो बिजनेस के पास मोर देन 1 ईयर होते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए बिजनेस के पास होता है वो फिक्स्ड असेट, और 1 साल से कम के लिए बिजनेस के पास होता है वो करंट असेट होता है। फिक्स्ड असेट के भी अंदर दो टाइप के असेट होते हैं, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। अब दोस्तों देखिए, ऐसी असेट जो दिखाई देती है, जिनको आप छू सकते हैं, वो कौन सी असेट होती है, टेंजिबल असेट। क्योंकि हम असेट पढ़ रहे हैं तो ये सारे साधन जो रहेंगे, सारी असेट जो है बिजनेस को हेल्प करती है। कैसे, देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस में हेल्प करती है प्रॉफिट अर्न करने में, क्योंकि जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा माल, उतने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, मशीनरी हेल्प करती है, फर्नीचर, है ना। अब ये सब बिजनेस के पास लंबे टाइम के लिए होते हैं कि नहीं होते हैं। अब बार बार खरीदा बेचा तो नहीं जाएगा बिल्डिंग को, फर्नीचर को जो यूज कर रही है बिजनेस यूज कर रहा है, कंप्यूटर हो गया, टाइपराइटर, तो ये सारी चीजें दिखाई भी देती हैं और 1 साल से ज्यादा के लिए यूज भी करता है बिजनेस। तो ये क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड असेट हो गई। अगली असेट है हमारी इनटेंजिबल असेट्स। अब ये लंबे टाइम तक यूज तो होती है पर दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये कोई मिस्टर इंडिया नहीं है। ओके, अब हम बात करें इंटेंजिबल असेट की, तो पहला है कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट क्या होता है दोस्तों, कॉपीराइट को एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये मान लिया जाए कि मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए ने एक बुक लिखी, अब बुक लिखी है, मिस्टर बी बाहर खड़ा था। अब मिस्टर बी क्या करता है, ये बुक उठाकर ले जाता है ना, और इसको पब्लिश करवा देता है। पब्लिश करवाने का जो भी पैसा है वो किसको मिलेगा, बी को, क्योंकि बुक पब्लिश किसने करवाई, बी ने, लेकिन लिखी किसने थी, ए ने। तो अब ये कौन मानेगा कि ए ने लिखी थी, मतलब ये इसके दिमाग की उपज थी, आइडिया किसका था, ए का, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है, बी। तो अगर मिस्टर ए ऑफिस में जाकर, कॉपीराइट के लिए ऑफिस में जाकर इस बुक कॉपीराइट करवा दे कि ये बुक मैंने लिखी है, इसके सारे शब्द मेरे द्वारा लिखे गए हैं, तो ये आइडिया, बुक क्या होती है, एक आइडिया ही होता है, ये आइडिया मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है, मेरे द्वारा लिखा गया है, तो इसको पब्लिश करने का हक मेरा ही है। तो फिर मिस्टर बी इसको यूज नहीं कर पाएगा। ऐसे कोई बुक हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है ना। तो ये सारे राइट्स को यूज करने का अधिकार जब कंपनी को मिलता है या बिजनेस को होता है तो वो उसके लिए कॉपीराइट होता है। और ये अब कॉपीराइट, आपने कॉपीराइट करवाया है तो ये दिखाई थोड़ी देगा। गुडविल, अब अगले असेट पे चलते हैं दोस्तों। गुडविल, गुडविल क्या होता है, अब देखिए ये एक बिजनेस है। अब बिजनेस में कस्टमर वापस आया, मतलब पलट कर आया, क्यों आया, या तो उसकी लोकेशन अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, या प्राइस पॉलिसी, कुल मिलाकर बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसको गुडविल कहा जाता है। मतलब बिजनेस की मार्केट में जो क्रेडिट होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको गुडविल कहा जाता है। अब गुडविल, रेपुटेशन की वजह से बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा, तो अब गुडविल दिखाई तो नहीं देती, रेपुटेशन दिखाई देती क्या, मैं कहता हूं मेरी बहुत रेपुटेशन है, बताओ कहां है, तो गुडविल दिखाई नहीं देती पर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रही है। अगला है पेटेंट। पेटेंट मींस होता है दोस्तों किसी चीज पर अधिकार ले लेना, राइट्स ले लेना। जैसे जनरली हम कहते हैं ना पट्टा करवा लेना, तो पट्टा, इसको हिंदी में पट्टा ही कहते हैं वैसे। जैसे ये एक एग्रीकल्चर फार्म है, खेत है, अब इसका किसान जो है ना, जो फार्मर है इसका, उससे किसी बिजनेसमैन ने, किसी व्यापारी ने जो माइनिंग करता है, उसने इस खेत को 10 साल के लिए
ले लिया, इसके अधिकार लेके 10 साल तक इस खेत पर मैं काम करूंगा, इसके नीचे से जो स्टोन है या कोयला है वो मैं निकालूंगा, माइनिंग करेगा वो। तो 10 साल के लिए इस बिजनेसमैन ने ले लिया इसको, तो 10 साल तक फार्मर का अधिकार नहीं है, इस पे बिजनेसमैन का अधिकार है। अब इस राइट को आप देख सकते हो क्या? नहीं, फिर भी बिजनेस में हेल्प तो कर रहा है, तो पेटेंट भी इसकी करंट इंटेंजिबल असेट होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों करंट असेट पे। करंट असेट में पहला है डेटर। बिजनेस को मार्केट में जिन लोगों से पैसा लेना है उन लोगों को डेटर कहा जाता है। तो वो डेटर, वो व्यक्ति आपकी एसेट नहीं है, पर उससे जो पैसा लेना है वो आपकी एसेट है। अब देखो उधारी कम ज्यादा होती रहती है, इसलिए साल भर में डेटर कम ज्यादा होते रहते हैं, इसलिए करंट असेट है। बिल रिसीवेबल, ऐसा डेटर जिसने आपको लिख के दिया है कि हाँ 2 महीने के बाद पैसा दूंगा, 3 महीने के बाद, मतलब इस एग्रीमेंट को जो लिख के दिया है उसको क्या कहा जाता है? बिल रिसीवेबल। ये भी पैसा लेना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट में जो बिजनेस में जो माल रखा हुआ है अभी नहीं बिका है माल, वो बिजनेस की एसेट रहेगी। तो अब देखो माल कभी ज्यादा रहता है, कभी कम, थोड़ा बिक गया फिर खरीद लिया, तो माल कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए वो क्या है? बिजनेस की करंट असेट है। साथ में प्रीपेड एक्सपेंस, जो पेमेंट आपने एडवांस में कर दिया, अब एडवांस में कर दिया, फिलहाल तो आपका ही है वो, तो ये भी आपकी करंट असेट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, असेट पढ़ने के बाद अब हम लायबिलिटी पे चलते हैं। Liabilities are obligations or debts that an enterprise has to pay it sometime in the future. Liability वो अमाउंट होता है जो बिजनेस को पे करना है थोड़े टाइम बाद, है ना, थोड़े या लंबे टाइम बाद, मतलब बिजनेस को आगे जाकर पे करना है पैसा, वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स असेट, मतलब कि फर्म में जो भी असेट है उसके अगेंस्ट पैसा लेना है। जैसे अगेंस्ट कैसे पैसा लेना? आपने उधार लिया 1 लाख रुपए, तो उधार लिया तो खाली उधार ही नहीं चढ़ा, आपके पास कैश भी आई है, तो ये असेट्स के अगेंस्ट ही हुआ। तो जो पैसा बिजनेस को देना होता है उसको लायबिलिटी कहा जाता है। 2 तरह की होती है, पहला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आर दोज दैट आर यूजुअली पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब ऐसी लायबिलिटी, ऐसी उधारी जो 1 साल के बाद देनी आपको, लंबे टाइम के लिए होती है, वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या डिबेंचर है जो कंपनी इश्यू करती है। डिबेंचर मतलब कंपनी जो टुकड़ों में, पार्ट्स में लोन लेती है उनको डिबेंचर कहते हैं पब्लिक से। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन दैट आर पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जो 1 साल के बाद देना है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, जो माल हम उधार खरीदते हैं, अब जिससे खरीदा वो कौन है? हमारा क्रेडिटर, उसको पैसा देना है। तो अब देखो क्रेडिटर को अब 1 साल से ज्यादा के लिए उधार कौन देगा आपको? तो क्रेडिटर आपके शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होते हैं। बिल्स पेएबल, जिस क्रेडिटर को आपने एक डॉक्यूमेंट लिख के दे दिया, हाँ भैया स्पेसिफिक टर्म है कि 2 महीने बाद हम पैसा देंगे आपको, कितने महीने के बाद? 2 महीने के बाद, तो ये एग्रीमेंट आपका क्या हो जाता है? बिल्स पेएबल। मतलब जिस उधारी की टर्म है, टर्म नहीं है कि 8-15 दिन में दे देंगे, महीने भर में, वो तो आपका क्रेडिटर, और जिसकी टर्म है वो आपका बिल्स पेएबल। दोनों ही मार्केट में पैसा देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक से आपने एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लिया है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ये भी बैंक को देना वापस। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है ना? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। जो पैसा बिजनेस का ऑनर उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। इट मे बी बॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और असेट बाय द ऑनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। कैपिटल इज इन ऑब्लिगेशन ऑफ अ फर्म क्लेम ऑन द असेट्स ऑफ बिजनेस। अब दोस्तों इसको समझ लेते हैं। अब ये है ऑनर साहब और ये है इनका बिजनेस। ऑनर बिजनेस को जो भी पैसा दे रहा है, मतलब बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट करना मतलब पैसा लगाना, वो कैपिटल कहलाएगा। इट मे बी कैश, जैसे बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, है ना, या बिजनेस को अपनी खुद की बिल्डिंग में लगा लिया और बिल्डिंग की प्राइस है 3 लाख रुपए, तो कहा जाएगा कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में बिल्डिंग भी इन्वेस्ट कर दिया और कैश भी, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। ओके, अब ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी कैसे है वो समझते हैं दोस्तों। जैसे ये प्रोप्राइटर का घर है और ये प्रोप्राइटर का बिजनेस है, ये इसकी दुकान है। अब होता क्या है, अमूमन प्रोप्राइटर को जो भी पैसा जरूरत होती है वो कहां से उठाता है? बिजनेस से उठाता
है ना। कभी कभार क्या होता है, माल भी निकाल लेता है। और दूसरी बात, जो भी बिजनेस को पैसा देता है ना, उसको कैश फॉर्म में देता है, असेट फॉर्म में। अमूमन क्या होता है, जो पैसा लगाया जाता है उसका हिसाब नहीं रखा जाता, जो निकाला जाता है उसका हिसाब नहीं रखा जाता, है ना। जैसे ये घर है प्रोप्राइटर का और ये दुकान है, अब इसको शक्कर की जरूरत पड़ी, दुकान से उठा ले आए। कोई बिस्किट की जरूरत पड़ी, दुकान से उठा ले आए। जेब में 1000 रुपए पड़े थे, वो दुकान में रख दिए। 500 रुपए पड़े थे, वो दुकान में। मतलब जब इन दोनों का आपस में हिसाब नहीं रहेगा, आपस में हिसाब नहीं रहेगा कि कितना पैसा प्रोप्राइटर ने दुकान को दिया है और कितना पैसा दुकान ने प्रोप्राइटर को दिया है, तब तक बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए दोनों का हिसाब अलग अलग रखना जरूरी है। इसलिए प्रोप्राइटर जो भी बिजनेस को पैसा देता है उसको बिजनेस की लायबिलिटी माना जाता है। मतलब ये माना जाता है भैया प्रोप्राइटर आपने जो 2 लाख और 3 लाख 5 लाख दिए ना, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। बिजनेस उसको लायबिलिटी मानता है कि हाँ हम ये आपको चुकाएंगे, इसलिए इसको ऑब्लिगेशन कहा जाता है। वैसे तो जो पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में लगा रहा है वो बिजनेस से थोड़ी मांगेगा, वो तो खुद मालिक है। पर जब हिसाब रखने की बात है तो बिजनेस क्योंकि सेपरेट एंटिटी है, इसलिए बिजनेस प्रोप्राइटर के पैसे को क्या मानता है कि लायबिलिटी। ओके, इट इज देयरफॉर शो एज एन कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे लायबिलिटीज लिखी जाती है, उसमें कैपिटल भी दिखाया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स क्या होता है, विड्रॉ ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्रॉइंग। अब ये आपका प्रोप्राइटर वापस और ये दुकान है ना, तो जो पैसा लगाया बिजनेस में उसको तो कैपिटल कहा, और जो पैसा निकाला जैसे बिजनेस से कैश उठा ली 2000 रुपए, तो इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे ड्राइंग। या बिजनेस से दुकान से माल उठाकर ले आए 5000 रुपए का, तो चाहे माल आप उठाओ चाहे कैश उठाओ, दोनों को बिजनेस क्या कहेगा, प्रोप्राइटर की ड्राइंग। तो साफ शब्दों में जो पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में लगाएगा उसे कैपिटल कहेंगे, और जो उठाएगा मतलब निकालेगा उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। ड्राइंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर्स, रिड्यूस कर देता है इन्वेस्टमेंट ऑनर्स का। क्यों करता है वो भी देखते हैं। देयर आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर्स। ओके, अब देखिए, अब बिजनेस में प्रोप्राइटर ने पैसा लगा रखा है सपोज 1 लाख, है ना, तो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। बिजनेस क्या कह रहा है, हाँ हमें प्रोप्राइटर का 1 लाख रुपए देना है, उसमें से 2000 तो कैश उठा लिया और 5000 गुड्स उठा लिया। किसने उठा लिया, प्रोप्राइटर ने, मतलब निकाल लिया बिजनेस से। तो 1 लाख प्रोप्राइटर को बिजनेस से लेना था, उसमें से 7000 कट जाएंगे, तो बाकी बचेगा कितना, 93,000। इसलिए कहा गया है कि ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर्स। ड्राइंग बिजनेस में ऑनर का इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देता है, क्लेम को रिड्यूस कर देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। मतलब कि बिजनेस को चलाने के लिए, है ना, बिजनेस प्रोसेस को चलाने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनकम करने के लिए जो भी पैसा हम पेमेंट करते हैं, है ना, उसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंस। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्यों है, बिजनेस को चलाने के लिए। अब बिल्डिंग का अगर रेंट बनता है तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंस हो गया। बिजनेस को चलाने के लिए आपने लोन उठाया, इस लोन पे आप क्या भर रहे हो, इंटरेस्ट भर रहे हो, तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है। कोई मजदूरी दी, वेजेस दिया या सैलरी दिया, क्यों दिया, पैसा कमाने के लिए दिया। कैरिज, भाड़ा दिया, या कोई भी पेमेंट आप कर रहे हो बिजनेस चलाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, स्टॉक इंपॉर्टेंट है। स्टॉक या इन्वेंट्री भी कहा जाता है, इज अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम इन अ बिजनेस। मतलब बिजनेस के पास जो भी आइटम रखा हुआ है, जो भी माल रखा हुआ है, माल कहते हैं स्टॉक को वैसे तो, वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। In a trading concern, the stock on hand is the amount goods which are laying unsold, as at the end of an accounting period is called closing stock। मतलब कि
वैसे तो जो माल है उसको क्लोजिंग स्टॉक कब कहा जाएगा? बिजनेस के पास साल के आखिरी में जो माल बिना बिका रह गया है उसको क्या कहा जाएगा? स्टॉक कहा जाएगा। साथ में in a manufacturing company closing stock comprise raw material, semi finished goods and finished goods on hand on the closing date। मतलब देखो स्टॉक जो रहेगा, अब मान लो ये आपका बिजनेस है, अब बिजनेस के पास माल कैसा रह सकता है? रॉ मटेरियल, मतलब हो सकता है कि जिस चीज से आप बिजनेस, जैसे कि आपका फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर, अब हो सकता है कि आपके पास कुछ प्लाई या पाइप्स पड़े हुए हो, रॉ मटेरियल जिनसे आप फर्नीचर बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो फर्नीचर बना पड़ा है उसको क्या कहेंगे? फिनिश गुड्स। और सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस, जो आधा बन चुका है और रॉ मटेरियल भी नहीं है। तो तीनों तरह का माल आपके पास साल के आखिरी में हो सकता है। तीनों तरह के माल को क्या कहा जाएगा? स्टॉक कहा जाएगा। डेटर आर द पर्सन, debtor are the person or other entities who owe to an enterprise an amount for buying goods and service on credit। अब देखिए ये बिजनेस है, ये कस्टमर है, ओके। कस्टमर ने बिजनेस से गुड्स परचेज किया, गुड्स तो खरीद लिया, कितने का? 4,000 रुपए का, लेकिन पैसा नहीं दिया। तो कस्टमर कौन हो जाएगा बिजनेस के लिए? डेटर हो जाएगा, जिससे कि बिजनेस को पैसा लेना है, क्योंकि इसने बिजनेस से या तो गुड्स परचेज किया है या सर्विस ली है और उसका पैसा अभी तक आपको लेना है, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? डेटर कहलाएगा। Creditor are person and or other entities who have to be paid by an enterprise an amount for providing the enterprise goods or service। अब देखो क्रेडिटर या तो कोई पर्सन हो सकता है या कोई कंपनी, बिजनेस हो सकता है जिसको कि बिजनेस को पैसा देना है। जैसे ये बिजनेस है आपका, ओके, और ये मिस्टर सप्लायर है, मिस्टर एस है, इससे आपने गुड्स तो ले लिया, कितने का? ₹10,000 का, लेकिन पैसा नहीं दिया इसको। तो मिस्टर एस को पैसा देना है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए? क्रेडिटर। मतलब जिससे पैसा लेना है वो डेटर और जिससे को पैसा देना है उधार का, वो क्या है? क्रेडिटर। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, मतलब अकाउंटिंग के लिए। इनको हमने समझा, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।